तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कक्षा 10 के बच्चों के लिए धमाकेदार क्लास लेके आ गया हूँ। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी के बारे में, वो जानता ही नहीं है कि हिंदी में आके कर क्या पढ़ के जाएं और क्या पढ़ के वहाँ एग्जाम में बैठें और कैसे मैं पूरे नंबर लेके आऊँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास के बाद आपसे बात करेंगे। तो ये एक ऐसी क्लास होने वाली है कि इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मैं टॉपिक बताई दे रहा हूँ इतना पढ़ के जाइएगा। आपके 70 में उन बच्चों के लिए क्लास है जिन्होंने अभी तक हिंदी की किताब खोली ही नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं जीवन परिचय में। ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये जीवन परिचय आपने पढ़ लिए। कौन कौन से? गद्य में रामचंद्र शुक्ल के बाद उसके बाद जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये देख लीजिए 4 जीवन परिचय गद्य के अगर पढ़ लिया, 4 भी नहीं पढ़ रहे, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। अगर इन्हीं को तुमने पढ़ लिया 3 को, तो 3 में से कोई 2 तुमको विकल्प में मिल जाएंगे, यही में से, है ना। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जानते हो। अब आ जाओ पद्य का जीवन परिचय। सूरदास, तुलसीदास और रसखान। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपकी कॉपी किताब में लिखा होगा, नहीं यूट्यूब में तमाम क्लास पढ़ी होंगी रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय निकाल के पढ़ने की। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद मैं इसमें बताऊंगा नहीं, मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है अब लास्ट में। उसके बाद अब हम चलेंगे पत्र लेखन और निबंध लेखन के तरफ। 7 नंबर का तुम्हारा निबंध आता है और तुम्हारा पत्र लेखन आता है 5 नंबर का। तो उसको कैसे करना है? पत्र लेखन। पुस्तकालय में किताबों की कमी पक्का 100%। अपने प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी की पूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। खेल कूद की सामग्री में कमी के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखिए, या तो फीस माफ़ी के लिए या स्कॉलरशिप, फ्री स्टूडेंटशिप जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं उसी के लिए, कि स्टूडेंटशिप के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। निबंध में आ जाओ भैया। निबंध में क्या पढ़ें? निबंध में कुछ नहीं, बेरोजगारी के बारे में खूब जानते हो, खूब नल्ला बेरोजगार है ना, खूब घूम रहे हैं पुनीत सुपरस्टार जैसे। तो मोबाइल एक विज्ञान, मतलब मोबाइल एक अभिशाप है या वरदान है, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हानिकारक क्या है, सब इसके हानि लाभ दोनों पूछ सकता है। उसके बाद विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो इसके बारे में बढ़िया डिटेल से लिख सकते हो, विज्ञान हमारे लिए क्या क्या करती है। उसके बाद प्रदूषण कैसे फैल रहा है, क्या हानियाँ हैं, इसके रोकथाम के उपाय, ये सब। व्यायाम, अच्छा हेडिंग डाल के विधिवत किया जाता है। व्यायाम की उपयोगिता, लाभ और इससे होने वाले बेनिफिट्स, मतलब वही लाभ। पुस्तकालय में पुस्तकों की महत्ता या पुस्तकालय का महत्व। हमारे गांव में बना पुस्तकालय, उसके बारे में एक निबंध पूछ ले तो इस प्रकार से कैसे लिखेंगे सब तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है? जनसंख्या। अरे भैया जनसंख्या विस्फोट आए दिन न्यूज यूट्यूब सब जगह देखते हो कितना फैल रहा है। अभी जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो कुंभ का हाल आप देख रहे होंगे, कितनी भगदड़ मारामारी की। भगदड़ में कभी 100 200 लोग मरे जा रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण। इसके बाद भ्रष्टाचारी नहीं होगा, ये है भ्रष्टाचार, है ना। भ्रष्टाचारी लिख दिया क्योंकि दुनिया भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार पे पूछेगा कि भारत में बढ़ती समस्या भ्रष्टाचार, ऐसे करके। तो ये इन्हीं टॉपिक में से कोई तुमको 2 ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि कल पेपर है, आज मैं क्लास डाल रहा हूँ। इसके बाद अब आ जाओ व्याकरण पोर्शन में। थोड़ा सा मैं तुमको बताता हूँ। रस, छंद, अलंकार। रस में तुमको हास्य रस। जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव से भरपूर हो तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण भी सुन लो, मैं बोले दे रहा हूं, सुन लो। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना। और 100 करें भगवान ऐसे, नैन कहे नट जाए। नट का मतलब नाटक करने, नटनी जानते हो जो नाटक करती हो, नैनों से नाटक कर रही राधा जी, उनकी बंसी लुका दी है श्री कृष्ण की और हंस रही हैं। तो ये हो गया हास रस। जब भी किसी के हृदय में या हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव से भरपूर होकर उत्पन्न होता है तो उसे हास रस कैसे कहते हैं। उसके बाद करुण रस। करुण रस क्या होता है? जब हमारे मन में शोक उत्पन्न हो जाए, है ना, किसी के अलगाव से, दूरत्व से, किसी के बिछड़न से, किसी के समाप्त हो जाने से जब शोक उत्पन्न हो। जब अर्जुन मर गया, अर्जुन नहीं मर गया, अभिमन्यु मर गया, तब अर्जुन के हृदय में शोक उत्पन्न हो गया। छंद, सोरठा, रोला। सोरठा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और सोरठा बच्चों दोहा का उल्टा होता है। इसमें पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये तुम सुन लो। इसकी क्लास जो इंटर में मैंने कराई रस, छंद, अलंकार, वही सेम क्लास आप हाई स्कूल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जाके देख लीजिए। मैं बार बार एक चीज नहीं कहूंगा। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मारते होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके बाद रोला। रोला एक
सम मात्रिक छंद होता है, इसमें 24 मात्राएं सभी पदों में होती हैं। हर पद के बीच में एक युक्ति लगी होती है। कितनी मात्राओं के बाद? 13 और 11 के बाद युक्ति और एक पूर्ण विराम लगा होता है। 13 11 नहीं 11 13 11 13 करके, मतलब 2 के हिसाब से। ये हो गया रोला सोरठा का उदाहरण, तमाम तुमको आते होंगे। अब आ जाओ अलंकार में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पूछा तो तीनों जाते हैं, लेकिन तुमको उपमा पक्का आएगा। उपमा सो सम तुलना होती है इसमें। पीपर पात सरिस मन डोला, ये हो गया उपमा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की तुलना कर दी जाए तो उपमा अलंकार, और जब उपमेय में ही उपमान हो जाए, चरण कमल बंदा और हिराई, मैंने चरण रूप नहीं कमल रूपी चरणों की मैंने वंदना की या मैं वंदना करता हूँ, तो ये हो गया रूपक अलंकार। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। सोवत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, ये हो गया तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मनु मानव जनु जानो नाम के शब्द होते हैं, इससे इसकी पहचान होती है। रूपक अलंकार में रूपी, रूपसो, रूपम ऐसे करके कुछ शब्द होते हैं जो अर्थ में निकलते हैं। इसमें उपमेय उपमान में भेद नहीं रह जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में मान लिया जाता है, उपमेय में ही उपमान की कल्पना कर ली जाती है। ये होता है तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये तुमको मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब आ जाओ संस्कृत में। 14 नंबर की तुम्हारी संस्कृत पूछता है ना। 14 नंबर की तुम्हारी जो संस्कृत पूछता है उसमें तुम 2 नंबर का एक श्लोक पूछता है, उसको रट लो। कोई एक श्लोक अपनी पूरी कोई एक याद कर लो, वो भले पेपर में पूछा तुम वही लिख दो, है ना। ठीक। इसके बाद अब आ जाओ अर्थ में। भैया हम अर्थ कैसे करेंगे? हमको कुछ नहीं आता है, हम क्या लिखेंगे? तो अर्थ भैया मित्रता, ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा, ऐसे करके जो तुम्हारे चैप्टर हैं इन्हीं से बार बार अर्थ पूछता है। मित्रता, ममता, ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, इन्हीं से ही बार बार घुमा घुमा के पूछता है। और इनके लेखक और जो तुम्हारी व्याख्या, अच्छा महादेवी वर्मा का एक हिमालय और वर्षा ऋतु, इससे व्याख्या पक्का आती है। इसके बाद दिनकर वाले चैप्टर से पक्का व्याख्या आती है। और दिनकर का तुम्हारा इंपॉर्टेंट भी है जीवन परिचय। तो इस प्रकार ये तुम्हारी हिंदी धुआं धुआं हो गई बिल्कुल। इतना अगर तुम कंप्लीट कर लोगे, इतना जितना लिखा है इतने में तुमको ओवरफ्लो हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा हमने कुछ पढ़ा है। अच्छा मेन चीज समझो, इस समय बनाना क्या है आपको? झुकना तो हम भी जानते हैं, झुकाएगा कौन, है ना। झुकाने वाला भी तो डबल हमसे 4 गुना होना चाहिए। झुकना हम जानते हैं, हम हर चीज़ समझते हैं। तो तुमको पेपर झुकाएगा, तो तुमको झुकना नहीं है, तुमको उसको अपनी क्षमता दिखानी है कि तुम इतना कर सकते हो, हम इतना कर सकते हैं। एग्जामिनर को प्रभावित कर दो, प्रभावशाली कर दो। कक्षा आपकी खत्म हो गई। क्या पढ़ना है मैंने बता दिया। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इस क्लास से कितने नंबर? 2 2 4 2 6 5 5 10 16 और मैंने 2 नंबर के बताया। 16 2 18 18 5 23 23 7 30 नंबर तो यही हो गया। 30 नंबर वहाँ से मिल गए, 60 नंबर ये हो गए। बाकी तुम क्या व्याख्या करोगे? नहीं, सब करोगे, तुमको सब आता है। और 10-10 20 नंबर और ला के तुम कितने करीब पहुँच जाओगे, है ना। तो बच्चों कभी भी निराश नहीं होना है। कल आपका पेपर है सुबह, और बच्चे 15 मिनट जल्दी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना। मेरा नाम लेना, भगवान का नाम लेना, अपने गुरु का नाम लेना, माता पिता के स्मरण करना। और जय राम जी की जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। राधे राधे। आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नए अगली क्लास में अगले पेपर के। इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कलेक्ट करके आपके सामने रख दूंगा। तो चलिए बस ख़त्म करते हैं।